आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, यानी कि हमारे पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में कोई क्लैरिटी है क्या? तो आज हम बात करते हैं इसी क्लैरिटी के बारे में। क्या हमें हाउस लोन लेना चाहिए और हाउस लोन लेकर मकान लेना चाहिए या फिर रेंट पे रहना चाहिए? आपके रिलेटिव्स आपको कहेंगे कि हाउस ले लो और रेंट पर मत रहो, लेकिन दूसरी तरफ आपके फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स और कई लोग आपको कहेंगे कि आज 1 करोड़ का यदि आप मकान लोगे, उससे बेटर है कि 30,000 रुपए किराया देकर उस रेंट पर रह लो और बाकी पैसे से आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि एक्चुअल में आपके लिए क्या यूज़फुल है। सपोज़ आप 1 करोड़ का मकान ले रहे हैं, तो आप 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट देते हैं और 75 लाख का लोन लेते हैं, तो उस पर 9.5% से 20 साल की ईएमआई बनाते हैं, तो लगभग 75,000 रुपए पर मंथ, यानी कि 20 साल का 1 करोड़ 80 लाख रुपए आपको टोटल रेंट पे करना है। अब तीसरा पॉइंट आता है मेंटेनेंस का। लगभग यदि आपका 1 करोड़ का मकान है, तो 1% सालाना एवरेज मेंटेनेंस मांगते हुए मैंने मान लिया है कि आपको 20 साल में 20 लाख रुपए मेंटेनेंस देना है। तो इसका मतलब 25 लाख प्लस 1 80 प्लस 20 लाख, यानी कि लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए आपको टोटल इस हाउस की कॉस्ट 20 साल बाद में आपको पड़ने वाली है। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि आप मकान खरीदते नहीं हैं, बल्कि रेंट पे लेते हैं। रेंट 3% के हिसाब से यदि रेंटल यील्ड मानी जाए आज के टाइम पर, जो एवरेज इंडिया में है, तो आपको 30,000 रुपए पर मंथ रेंट देना होगा। लेकिन हर 3 साल में 10% रेंट बढ़ता है। एवरेज ये माना जाता है, यानी कि 45,000 रेंट हो जाएगा 20 साल बाद में। जब 20 साल बाद में 45,000 हो जाएगा, तो मैं एक एवरेज ले लेता हूं और 40,000 रुपए से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो 40,000 रुपए का रेंट यदि हम देते हैं, 20 साल के लिए देते हैं, 12 महीने का देते हैं, तो 96 लाख रुपए आपका टोटल रेंट पेमेंट हुआ। साथ में 25 लाख रुपए जो आपने इनिशियली डाउन पेमेंट में दिया था, वो 25 लाख रुपए प्लस 40,000 का जो आपने रेंट दिया माइनस 75,000 जो किस्त देने वाले थे, यानी कि लगभग 35,000 रुपए पर मंथ आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं। यानी कि 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट प्लस 35,000 रुपए पर मंथ एसआईपी। तो ये 35,000 रुपए जो पर मंथ एसआईपी की 12 महीने के लिए की और 20 साल के लिए की, तो ये टोटल फिगर जो आपकी आउटगोइंग होगी आपके पॉकेट से, वो होनी है 84 लाख रुपए। तो 96 प्लस 84 लाख प्लस 25 लाख डाउन पेमेंट, टोटल मिला के 2 करोड़ 5 लाख रुपए होने वाली है। तो एक तरफ आपका रेंट के केस में 2 करोड़ 5 लाख रुपए लिया और दूसरी तरफ आपने हाउस लिया तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए लगा। लेकिन क्या यहां यदि हम देखें, तो बाद में 20 साल बाद में ये जो हाउस है, इसकी यदि हम एप्रिसिएशन 8% से जोड़ लेते हैं, तो इस जो हाउस की 225 की कॉस्टिंग आई है, उसकी मार्केट वैल्यू होने वाली है लगभग 4.5 लाख रुपए। जबकि जो एसआईपी प्लस लमसम प्लस रेंट की यदि हम माने, तो जो एसआईपी प्लस लमसम अमाउंट है, उसकी मार्केट वैल्यू लगभग होने वाली है 5.5 लाख रुपए। तो एक तरफ हमारी लागत भी कम लगी और दूसरी तरफ कॉस्ट भी हमें बाद में लमसम अमाउंट ज्यादा मिलता है। तो फाइनेंशियली यदि हम देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि रेंट में रहना ज्यादा वाइज डिसीजन है। लेकिन क्या ये वाइज डिसीजन है? कुछ लोग कहेंगे कि हाउस इमोशनल है। मैं कहता हूं हाउस इमोशनल नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल भी है। कैसे? हम देखते हैं। ये जो जर्नी है 20 साल की, ये जर्नी कैसे निकलने वाली है। ये जरूरी नहीं है कि यदि आपने पूरी तैयारी के साथ में एक माउंटेन चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि आप माउंटेन पर पहुंच पाएंगे। लेकिन उस माउंटेन पर पहुंचने की 1 महीने की 15 दिन की जो जर्नी होगी, वो कैसी रहने वाली है, यह भी जानना जरूरी है। और यदि उस बीच में कोई तकलीफ आती है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, यह भी जानना जरूरी है। तो आइए हम यही जानते हैं कि इन दैट केस क्या होने वाला है। तो पहला पॉइंट है इंटरेस्ट वर्सेस रेंट। रेंट बढ़ेगा, ये तो हमने कैलकुलेशन में ले लिया है, लेकिन क्या इंटरेस्ट कम होगा, ये कभी कोई कैलकुलेशन में लेता है? आज की जो इंटरेस्ट रेट है, वो ही हमने कैलकुलेशन में ली है, यानी कि 9.5% कैलकुलेशन में ली है। लेकिन एक्चुअल में 20 ईयर बाद में ये इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होने वाली है। आप सोचिएगा, आज से 20 साल पहले जिसने 13% पर इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया होगा, क्या 20 साल तक 13% चुका है? डाउनवर्डिंग साइकिल में उसने कम इंटरेस्ट चुकाया है। इसका मतलब कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट कम होने वाली। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट में जब आप रेंट पे करते हैं, तो आप सबकी जो भी इनकम हो उसमें से टैक्स पे कर देते हैं और टैक्स पे करने के बाद में जो रकम बचती है,
वो आप एज ए रेंट चुकाते हैं, जबकि हाउस रेंट पर, हाउस ईएमआई पर जो आप पेमेंट करते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उस पर कुछ न कुछ इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है 24B सेक्शन में। और साथ में यदि आपने ये मकान आपके और आपकी वाइफ के दोनों के नाम से ले रखा है, तो ये इनकम टैक्स रिबेट दोनों में मिलने वाली है। यानी कि ये एडेड बेनिफिट आपको होने वाला है, जो हम एक्चुअल में कैलकुलेशन में नहीं ले पाते हैं। आज जब आप इंटरेस्ट पर पैसा ले रहे हैं, जनरली हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या सोचते हैं? जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे पैसे को इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न लेके आना चाहिए, तभी हम नेट इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। लेकिन यहां हम जब लोन लेने वाले हैं, हम तो ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़े, जिससे हमारी नेगेटिव में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़े, यानी कि हमें एक्चुअल इंटरेस्ट उतना नहीं पे करना पड़े जितना दिख रहा है। यदि हम 9.5% ले रहे हैं और एक्चुअल में यदि हम लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को जोड़ लें, तो इंडिया में 12 से 15% इन्फ्लेशन है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन 7% हो सकता है, लेकिन लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को जोड़ लें तो 12 से 15% है। ये 12 से 15% जो इन्फ्लेशन है, उसकी जगह हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है? 9.5%। तो ये फायदे का सौदा हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप एक बात देखिए, आपने यदि किराए पे मकान लिया है, तो आपको हर साल उसको रिन्यूअल कराना होगा या शिफ्ट करना होगा। क्या ये पेन नहीं है? क्या ये दर्द नहीं है? क्या ये 15 दिन की एक्सरसाइज नहीं है, जो आपको हर साल महसूस करनी होगी? यह भी एक ऐसा बेनिफिट है जो आपको इमोशनली तकलीफ देता है, आपको फिजिकली तकलीफ देता है, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम एक चीज देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दो चीज होती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि 1 करोड़ का आपने मकान लिया, तो आपको रिटर्न कितना मिला। जैसा हमने इस एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया है कि इस मकान की कॉस्टिंग 4.5 करोड़ होने वाली है। लेकिन आप ये सोचिए, आपने जो मकान लिया है वो किस्तों में लिया है, प्रिंसिपल तो 25 लाख ही दिए हैं। क्या आप म्यूचुअल फंड के साथ ऐसा कर सकते हैं कि 25 लाख मैंने दे दिए, 75 लाख रुपए लोन लेकर म्यूचुअल फंड बाई कर लेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मकान के केस में ये पॉसिबल है, यानी कि 25 लाख देकर भी आप 1 करोड़ का मकान ले सकते हैं, और आपको जो एक्चुअल में रिटर्न मिलने वाला है वो 25 लाख पर रिटर्न मिलने वाला है, माइनस रिटर्न में से आप इंटरेस्ट लेस कर दीजिए, ये आपको रिटर्न मिलने वाला है। यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, ये आपको यहां देखना है। यदि 25 लाख पर आपकी चीज 4.5 करोड़ की हो रही है, जिसमें से इंटरेस्ट और कम कर दीजिए, तो भी आप ये देखिए कि 25 लाख का कितने एक्स रिटर्न आपने गेन किया है। ये फायदा आपको कोई नहीं बताएगा। जब आपका मकान लेने के लिए आप जाएंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ये कहेंगे कि मकान लेने वाला का फैसला कोई अच्छा फैसला नहीं है, लेकिन जब ये कैलकुलेशन करने के लिए कहेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। जैसा पिछला एग्जांपल में हमने बात की कि यदि आप 25 लाख रुपए का मकान ले रहे हैं, तो 75 लाख लोन मिल रहा है। यदि कोई मिस हैपनिंग हो जाए आपके साथ, और ये मिस हैपनिंग कारण हमें एक्सपायर हो जाए पर्सन जिसने मकान लिया है, लोन लिया है, तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ, मकान के साथ एक इंश्योरेंस जरूर मिलता है, जिस कारण से यदि किसी की पर्सन का एक्सीडेंट या किसी कारण से डेथ हो जाती है, तो उसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करती है। यानी कि इन दैट केस भी आपका परिवार आपके मकान का मालिक होगा। लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको 25 लाख रुपए प्रिंसिपल प्लस जो 35,000 पर मंथ एसआईपी हम देने वाले थे, उस एसआईपी की किस्त चुका देवे, टर्म इंश्योरेंस की तरह उसकी किस्त चुका देवे? आप, यदि आप नहीं है तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका मतलब इन दैट केस आपके पास न तो मकान होगा, न आपकी एसआईपी की लमसम वैल्यू होगी। तो आपका परिवार कहां जाएगा? और कितनी सी रकम होगी उसके पास? उस उतनी सी रकम से वो क्या सरवाइव कर पाएगा बिना मकान के भी? जबकि उसको रेंट भी चुकाना है। ये इतना बड़ा पॉइंट है जिसके कारण आपको मकान लेना ही चाहिए। जब आपके कोई रिलेटिव आपके पास आते हैं, जब आपके कोई रिलेटिव आते हैं या आपके बच्चे का संबंध करने के लिए आते हैं, वो क्या देखते हैं कि देखो पार्टी अच्छी है। कैसे पता लगता है कि इसके पास एक मकान है, एक ऑफिस है, एक फैक्ट्री है, या जो भी आपकी प्रॉपर्टी वो देखी जाती है। कभी आपने देखा है या सुना है कि देखिए मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में मेरे पास 10 करोड़ का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है? क्या वो इन्वेस्टमेंट को उस नजर से देखा जाता है, उस रेस्पेक्ट से देखा जाता है, जैसा कि आपके रियल एस्टेट को देखा जाता है? रियल एस्टेट वास्तव में रियल एस्टेट है। तो ये मान के चलिए, इस समय आपकी वैल्यू समाज में तभी होने वाली है जब आपके पास अपना खुद का मकान होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं,
रहने के लिए छत अपनी खुद की होनी चाहिए। हमने ये प्लान तो कर लिया कि हम मकान नहीं लेते हैं और हम ईएमआई की जगह एसआईपी कर देंगे, लेकिन क्या एक्चुअल में कोई इतना डिसिप्लिन हो सकता है कि एसआईपी 20 साल तक रन करे जैसा कि कागजों में दिखाया गया है? एक्चुअल में क्या होता है, एसआईपी के 3-4 साल बाद में आपको रिटर्न नहीं आएगा, तो आप कहेंगे अब मैं क्या करूं? उस समय रिटर्न नहीं आएगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप कहेंगे एसआईपी चेंज करूं। ये इमोशंस बीच में आने वाले हैं। हो सकता है कि उस पीरियड में आपने एक नई कार खरीद ली तो कहा कि 6 महीने के लिए मैं एसआईपी पेमेंट नहीं करता हूं, इसको रोक देता हूं। लेकिन दूसरी तरफ यदि आपकी ईएमआई जा रही है तो ये फोर्सफुल हैबिट फॉर्मेशन है। यदि आपकी नौकरी छूट भी जाती है तो भी आप किसी ना किसी तरीके से इसको पे करने की सोचेंगे। हो सकता है कि आपकी वाइफ जॉब कर रही हो, उससे इस ईएमआई को चुकाएंगे, जबकि यदि आपकी नौकरी नहीं रही तो आप एसआईपी को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो आपने जो कैलकुलेशन कागजों में की है वो कागजों में ही रह जाएगी, एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसलिए यदि आपने फोर्सफुल हैबिट फॉर्मेशन करनी है तो ईएमआई आपके पास फायदे का सौदा है। और अक्सर मैं ये कहता हूं कि आप कोई लोन लें या न लें, हाउस लोन जरूर लें। हाउस लोन जरूर लें क्योंकि ये आपके फायदे का सौदा है, हाउस लोन लेना। जरा इमेजिन कीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं, आपने मकान नहीं लिया है, आपके पास थोड़ी बहुत वेल्थ है जो एसआईपी से आपने क्रिएट की है और साथ में आप रेंट पे कर रहे हैं। आपका बॉस से आपकी कोई खटपट हो जाती है, किसी कारण से आपकी जॉब छूट जाती है या बॉस आपको जॉब से निकाल देता है। जरा सोचिए उसमें आपकी हालत क्या होगी? आप मकान का रेंट पे करने की स्थिति में नहीं होंगे। वो रेंट कहां से पे करेंगे? वो अपने जमा पूंजी से पे करेंगे। वो आपको कितना इमोशनली परेशान करेगी, जबकि ईएमआई उतना परेशान नहीं करेगी क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन होगा कि 20 साल बाद में तो ये संपत्ति मेरी हो जाएगी। लेकिन यहां पर आपको ये पे करना होगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी एवरेज लाइफ आने वाले टाइम पर 80 से 90 साल होने वाली है। आपने 20 साल का लोन लिया, 20 साल का लोन लेके 20 लाख का लोन चुक गया, मकान आपका हो गया। उसके बाद में 60 साल यदि आपकी एज है और आप 100 तक भी जी रहे हैं तो आपको कोई रेंट पे करना है। आपके दिमाग में पीस ऑफ माइंड है। ये पीस ऑफ माइंड क्या आपके पास 5 करोड़ या 10 करोड़ के म्यूचुअल फंड के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि आपको एक मकान तो लेना ही लेना है। तो ये सारे पॉइंट आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा। और इसको सुनने के बाद में क्या आपको नहीं लगता है कि आपको अभी मकान लेना है? और यदि आपको लगता है तो आप में से कौन अपना डिसीजन में जो अभी तक डिबेट कर रहे थे वो क्लियर हो रहे हैं कि आपको मकान लेना है? आज हम जिस जगह पर हैं, जिस 2023 में बैठे हैं, जरा मान लीजिएगा अगले 10 साल में रियल एस्टेट भी यहां से ग्रो करने वाली है और बहुत फास्ट ग्रो करने वाली है। एक एवरेज कैलकुलेशन हमने ये देखा है कि कोई भी जब मकान लेता है और हाउस लोन लेता है कि मकान कितनी कीमत का होना चाहिए, तो आपकी 7 साल की ग्रोस इनकम से 7 साल की ग्रोस इनकम के बराबर का आप मकान ले सकते हो। यदि आप 10 साल या 15 साल की इनकम के बराबर मकान लेते हो तो वो वाइबल नहीं है। आप ये मान के चलिएगा आपकी नेक्स्ट जनरेशन शायद मकान नहीं ले पाएगी कभी भी। रीजन कि यदि उसकी 1 लाख रुपए भी सैलरी होगी तो साल की 12 लाख रुपए और 7 साल की 84 लाख रुपए। 84 लाख में क्या उसको उस समय मकान मिल पाएगा? आज से 10 साल बाद में मकान मिल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि एक अच्छे मेट्रो सिटीज या 2 टियर सिटी में कोई अच्छा मकान मिल पाएगा। तो ये चाहे आप छोटा ले लें लेकिन आज मकान जरूर लें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अंत में बस मैं ये कहूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन हां, क्या आप चाहते हैं कि आपके मकान का जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट को मैं फ्री कर दूं, यानी कि आपके मकान का जो लोन है, लोन का इंटरेस्ट में फ्री कर दूं, तो कैसा रहेगा? यदि आप ऐसा चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिएगा कि हमें इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए, ऐसा एक वीडियो बनाइए। तो यदि आपने कमेंट दिया और आप में से ज्यादातर लोगों ने चाहा तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियर होगा कि किस तरह से आप इंटरेस्ट फ्री लोन लेकर मकान बना सकते हैं, यानी कि आपको मकान का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।